बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इमरान खान हूँ, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अपोजिशन हुकूमत को गिराने की तैयारियां कर रही है। आजकल मुलाकातें चल रही हैं और उन मुलाकातों के नतीजे में कहा जा रहा है कि जब ईद गुजर जाएगी तो फिर एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल बनेगा पाकिस्तान में पॉलिटिकल, और उस माहौल के नतीजे में मौजूदा हुकूमत जो है उसको मज़ीद टफ टाइम दिया जाएगा और हुकूमत गिराने की, इमरान खान साहब को हटाने की बातें की जा रही हैं। क्या ये मुमकिन है? क्योंकि अपोजिशन के ऊपर केसेस भी हैं, अपोजिशन के लिए हालात टफ भी हैं, और PMLN और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे जहां केसेस की बात आ जाए तो दोनों की क़यादतें जो हैं वो फंसी हुई हैं। दूसरी तरफ बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो तो PMLN है, और PMLN की मजबूरी ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, मरीम नवाज साहबा बात कर नहीं सकती, शहबाज शरीफ साहब घर से बाहर नहीं आ सकते, बीमार हैं और उनको ख़तरा है कोरोना वायरस से जो है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उनकी उम्र ज़्यादा है। तो ऐसे में जो सेकंड लीडरशिप है दूसरे दर्जे की, वो कैसे पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, और दूसरा एक और चीज़ ये है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती। ये बड़ा मुश्किल है। पीपल्स पार्टी में जब इंटरनल मीटिंग हुई तो वहाँ से खबरें निकल के आई कि पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि उनके लोगों को लगता है कि PMLN पे एतबार नहीं किया जा सकता। जब आप उनके साथ मिलकर कोई तहरीक खड़ी करेंगे तो वो कोई ना कोई अपने लिए रिलीफ लेके तो निकल जाएंगे। इसी तरह से PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी पे एतबार नहीं करती। उनके लोग कहते हैं कि इन्होंने हमें बलूचिस्तान में छुरा घोंपा था, हमारी कमर में, हमारी पीठ में, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है वो नुकसान करती है। एक तरफ ट्रस्ट का डेफिसिट है, क्या वो दूर हो चुका है? दूसरी तरफ क्या इत्तेहाद मिलके वो सिनेरियो बना पाएगा जिसमें एक हुकूमत गिराई जा सके? तो मेहमानों का तारुफ कराते हैं, बात शुरू करते हैं डॉक्टर तारिक बदरी साहब PMLN से, फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब बतौर तज्जियाकार आज के प्रोग्राम में, और रियाज फतियाना साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इस दफ़ा ऐसा क्या नया करेंगे या कैसे आप लोग, यानी मैं चले सादा सवाल करता हूँ, आम आदमी सबसे पहले ये सोचता है आप दोनों को इकट्ठा देखकर कि आप लोग तो सारी जिंदगी एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे, अब इकट्ठे कैसे हो गए? देखें इमरान साहब, जो माजी होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो माजी होता है उसको बार बार दोहराने की बजाय बेहतर होता है कि माजी की गलतियों से सबक हासिल किया जाए। मैं ये बात बड़ा वाज़ेह अंदाज से और बड़े सीधे साधे अंदाज से बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं कि जिसमें माजी में वो चीज़ें जिससे जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम को नुकसान पहुँचता रहा, उसे बार बार दोहराने का और उस पर यानी अमल करने का जमातों ने फैसला करके वो एक डिसीजन लिया था कि बहुत सारी चीज़ें माजी में ऐसी हुई हैं जिससे नुकसान हुए, फ़ायदे नहीं हुए। अब आप ये देखें कि इस वक्त अगर आप इकट्ठे, जो आप कह रहे हैं इकट्ठे हैं, तो कौम अगर ये देख रही है या लोग ये देख रहे हैं जो आपने सवाल किया है, तो सीधी सादी बात ये है जी कि लोग इस वक्त हमें, जहाँ भी हम जाते हैं किसी पब्लिक महफिल में, गैदरिंग में, लोग हमें पकड़ के पहला सवाल ये करते हैं कि इनसे जान कब छुड़ा रहे हैं। ये मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि इनसे जान कब छुड़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक आम आदमी के नज़दीक अगर कोई मुआशी तो फिर कब छुड़वा रहे हैं सर? आप क्या बताते हैं लोगों को? बड़े बड़े मैं उन्हें बता रहा हूं जी कि मैं बताता हूं, उसका भी जवाब देता हूं, लेकिन मैं एक बात कर दूं कि वो सवाल करते क्यों हैं। वो सवाल इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान की 99.99% जो आवाम है उसके लिए मईशत 3 वक्त की रोटी का नाम है, अपने बच्चे की दवाई और अपने बच्चे की फीस का नाम है, और बिजली के बिल का नाम है, जो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ये बाकी जितने आदादो शुमार आपको लेके आते हैं हमारे मुआशियात और इनके जो सो कॉल्ड थिंक टैंक, ये PTI के, इनसे आम आदमी को कोई ताल्लुक नहीं है। 500-550 का तोड़ा जो है वो आटे का वो पहुंच गया जनाब 1200-1300 रुपये, मिल फिर भी नहीं रहा, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, यानी लोग तंग आ चुके हैं। इदारों की तबाही, ये PIA का जो मामला, खुद आप भी माशाल्लाह इस पर बड़ा काम कर चुके हैं, इससे बड़ी तस्दीक कभी पाकिस्तान की हुई है पूरी दुनिया में कि जहाँ जहाँ हमारे पायलट थे उन्होंने पकड़ के उन्होंने कहा घर बैठो, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम जहाज उड़ा सको। तो यानी इससे बड़ी कोई तजलील, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि बाज़ बड़े मोतबर नाम भी हैं इनमें, वो आगे इन लोगों को दिफा कर रहे, इन फैसलों को दिफा कर रहे होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इसलिए जब भी अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, कैसे स्ट्रेटजी बनती है, कैसे जो है ये अवाम की जो ख्वाहिश है इसको पूरा किया जा सकता है कि इनसे जान छुड़ाई जाए, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा मुस्तकबिल में ये स्ट्रेटजी बनेगी। और आखिरी में एक बात अर्ज़ कर दूँ कि अगर ये बात जो आपने कही ना कि जनाब आप क्या जवाब देते हैं, पहला जवाब तो हमारा ये होता है कैसे जान छुड़ाएंगे, क्यों नहीं छुड़ाई, कि अगर ये पहले साल में, सवा साल में, 10 महीने में
इनसे जान छुड़ा लेते तो आप भी कहते, जो आप जैसे सीनियर एंकर पर्सन, तो फिर आप ये कहते हैं कि वो मौका जो है वो तब मौका है। लेकिन चलें, मैं रैबर कमेटी के बारे में, पहले भी रैबर कमेटियां बनती हैं, रैबर कमेटियां चलती हैं, रैबर कमेटी रैबरी क्यों नहीं कर पाती? फैसल करीम कुंडी साहब, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बहुत मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, नताइज क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लेबर कमेटी पहले अगर आप देखें बनी हुई थी, उसमें थोड़ी सी हालत मेरे सामने एक्सटेंशन या मेंबर्स का इजाफा हुआ होगा और उससे जो है वो एक आपस में बैठ के एक बनाएंगे, चार्टर बनाएंगे, या एक आप कहें कि जो एपीसी का जो वो है जिस पे डिबेट होगी वो बनाएंगे। आपने बात की थी माजी में, आपने ये किया, माजी बिल्कुल माजी में ऐसी बातें हुई। माजी में आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने आगे रफी माजी में हम बहुत पुराने के खिलाफ भी थे। ये होता है पॉलिटिक्स में। देखें, अगर आप माजी को देखें तो नवाज शरीफ अपना इमरान खान साहब एमकेएम को क्या कहते थे, चौधरी को क्या कहते थे, बाकी उनके जो इस वक्त फर्स्ट लाइन पे जो उनको शेख रशीद साहब को क्या कहते थे। आज अगर आप पार्लियामेंट की कौमी असम्बली की अगली 3 रोज देखते हैं, 98% लोगों को पहले क्या कहते थे, तो ये चीजें जो है ये होता है। देखें, उन्होंने भी क्या क्या कुछ नहीं कहा था, पता नहीं क्या बयान थे जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, हमारे भी चल रहा है, मैं नहीं कह रहा हमारे भी चल रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स में आपको जो है बैठना पड़ता है, पॉलिटिक्स में आपको डायलॉग्स करने पड़ते हैं, और अब जब अपोजिशन जमाते हैं, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो वही मतलब है लीड करेंगे अपोजिशन की जमातों की, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो अपोजिशन जमातों को लीड करेंगे। इस तरह पीटीआई जो है उनके अपने लाइज हैं, वज़ीर आज़म साहब उनको लीड कर रहे हैं। तो हमारा जो है, देखें, हम कहते हैं कि हम जमहूरी तरीके से, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि हम किसी ऐसे तरीके से हुकूमत को गिराएं जो कि गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीका है। ठीक है। अब सर यहाँ एक मिनट रुक देना, मैं जरा रियाज फतियाना साहब मुझे ये बताएं कि जब ये पिछली दफा इकट्ठे हो रहे थे, अव्वल तो इकट्ठे ही नहीं हो रहे थे, उनको लगता था सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी, हालात बहुत अजीब से थे। अब पिछली दफा जब ये इकट्ठे हो रहे थे सो कॉल्ड, तो उस वक्त इतने बुरे हालात पाकिस्तान के नहीं थे। अब बिजली की कीमत आप देख लें, अशवाए खुर्दोनोश की कीमत आप देख लें, गैस की कीमत आप देख लें, पेट्रोल की कीमत में आपने अभी इजाफा किया है, गवर्नेंस की हालत आपके सामने है, बेशुमार चीजें जो पहले कुछ बेहतर थी वो अब उतनी बेहतर नहीं है, उससे ज्यादा बुरी हालत में है। तो अब अगर ये सारे इकट्ठे होते हैं, आप इन्हें क्या ऑफर कर सकते हैं? इनसे अब जान छुड़ाने का, बचाने का कोई रास्ता है आपके पास? रियाज फतियाना साहब की आवाज नहीं आ रही है? क्योंकि जी आ रही है। अगर आवाज आ रही मेरी? आप जी आ रही है, आ रही है। हेलो, आ रही है सर। मैंने आज किया कि मैं अपने अपोजिशन के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आवाम पर और अपने कारकुनान पर रहम फरमाएं, इसलिए कि मौजूदा हालात में अगर ये जुलूस, दंगा फसाद या हंगामा करते हैं तो खुदा न खास्ता इनके आधे वर्कर्स को कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि ये हालात बहुत ख़तरनाक हैं और ख़तरा है कि फिर वो कोरोना वायरस बढ़ना ना शुरू हो जाए। इस मौके पे इन्हें चाहिए कि कुछ ऐसा सब्र कर लें, बड़ा टाइम पड़ा है पॉलिटिक्स के लिए, हालत जंग में मुल्क है इस वक्त, एक अनदेखा दुश्मन हर पाकिस्तान के कोने में मौजूद है। आज तकरीबन कोई 2.25 लाख से ज़ायद लोग कोरोना के मरीज़ हैं, कुछ छुपे हुए हैं, पता नहीं चल रहा। इन हालात में अपोजिशन को चाहिए कि अपने कारकुनान को और अपनी आवाम को इस मुश्किल में ना डालें। वो घर से नहीं निकलेंगे तो ये उनसे नाराज़ होंगे, घर से निकलेंगे तो वो कोरोना का शिकार हो जाएंगे। इसलिए इस वक्त उन्हें सब्र करना चाहिए, हुकूमत का साथ देना चाहिए, हम इनको लेकर चलना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इस पे इनको मशवरा जो है वो मुराद अली शाह साहब से करना चाहिए, ताकि हम जो मुराद अली शाह साहब से मशवरा कर लें, वो इनको बताएंगे कि कोरोना कितना खतरनाक है और वो हाथ जोड़ के इन्हें कहेंगे कि बाहर कोई ना निकले। लेकिन इमरान खान साहब को तो लगता है इतना खतरनाक नहीं है, हल्का फुल्का फ्लू है, अगर इनको हो भी जाए तो कोई बात नहीं। इनके लीडर तो पहले ही काफ़ी सारे माशाल्लाह करंताइन हैं मुसलसल, वो लोग डॉक्टर तो कहते हैं 15 दिन के लिए वो कई माह से करंतना में करंताइन है। तो मेरा ख्याल है कि ये ना हो कि इनको धक्का दे के जैसे पिछली दफ़ा मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ हो गया था, वो उनको बुलाया गया, बलूचिस्तान से तशरीफ़ ले आए, सिंध के हमारे दोस्तों ने उनको पंजाब में धकेल दिया, पीछे हट गए, पंजाब वालों ने इस्लामाबाद की तरफ धकेल दिया, नज़र कोई नहीं आया, और बाद में मौलाना साहब सख्त परेशानी के आलम में
उन्होंने कहा कि धरना ख़त्म ही करें तो बेहतर है, वरना तो धड़म तख्ता करने आए थे। ठीक है, मेरा ख्याल अभी भी यही होगा कि पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी वालों से हाथ हो जाएगा नून लीग की तरफ से, जो कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने अपना मौक़िफ़ वाज़े नहीं किया। और मैं मशवरा दूंगा अपने भाई फैसल करीम कुंदी साहब से कि मशवरा दें अपनी लीडरशिप को कि चक्कर में ना आए, नून लीग आपको तंग करेगी, परेशान करेगी, फ्रूट ये खाना चाहेंगे और धक्के आपको दिलवाएंगे, बीमार आपको करेंगे। ये वक्त नहीं है इसमें। पहले पहले ये आगे तो हुकूमत की सजेशन है ना उनके लिए, लेकिन चले मैं असेंबली में ही आ जाए, चलो असेंबली में ही आ जाए तो भी हम कहेंगे। इस पे एनालिसिस ले ले। मैं मेरे ख्याल में जनरल साहब से पूछते हैं। जनरल साहब, आपके नज़दीक ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक कैसे जाए, या ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि अपोजिशन की जमातें एक दूसरे पे एतबार नहीं कर पाती, मिलते हैं, शो ऑफ होता है, लेकिन ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे पे? देखिए, ट्रस्ट का मसला है, सारे दाव पर हैं, दाव पर दोनों तरफ से चीजें समझने की हैं। जो तारक फजल चौधरी बात कर रहे थे वो भी दुरुस्त है कि जब आप अवाम के पास जाएं तो देखते हैं कि मामला महंगाई के नुक्ता निगाह से बिगड़े हुए हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जल्दी एक्शन नहीं आ रहा। बातचीत होती है लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। जैसे अभी आप देखिए कि हमारे ज़राअत के जो वजीर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया कि जी 60 मिलियन टन गंदम दी थी, लेकिन पता नहीं किधर चले गई। ये तो जवाब हुकूमत से तो नहीं आना चाहिए, ये जवाब, ये तो जवाब हुकूमत से तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए उनसे सवाल। अब चीज ये है कि अगर कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही तो हुकूमत को जवाब नहीं दे रही, अगर गंदम गायब हो गई तो हुकूमत जवाब नहीं दे रही। हो सकता है हुकूमत के खिलाफ कोई लोग मिले हों जो काम कर रहे हों, लेकिन ये तो हुकूमत का काम है कि ढूंढना अवाम इन चीजों में क्या दिलचस्पी रखें। उनको तो चाहिए कि गंदम उनको मिले, उनको आटा मिले और मुनासिब कीमतों पर मिले, जो आजकल के दौर में होनी चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे इस साइड पे तवज्जो बड़ी कम है। लिहाजा ये हुकूमत के लिए एक मसला और चैलेंज बनेगा। अपोजिशन के लिए ग्राउंड मौजूद है। अब चीज ये है कि अपोजिशन की जो आपने बात की, ट्रस्ट नहीं करते, इनमें अगर कोई वाकई सिस्टम को या पार्लियामेंट को या हुकूमत को लपेटना चाहता है तो वो सिर्फ मौलाना फजल रहमान। 2 साल से वो बेचारे बाहर हैं, माहिए बेआब तड़प रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिशें करके देखी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके अंदर कम नजर आ रहा था। वो धरने के वक्त तक तो बहुत रहे हैं, मुतहर्रिक रहे हैं और बड़ा जोर शोर था, उनमें जज्बा था, लेकिन वो बलबला उड़ गया नजर आता है। तो उनके भी लगता है कि वो बात नहीं रही जो वो किसी जमाने में उनके अंदर से शोले निकला करते थे, वो शोले आज नजर नहीं आए। बाकी आप देखिए कि पीपल्स पार्टी को बार बार इत्तेदाद हसन और दूसरे लोग आपके प्रोग्रामों में भी आए, वो मशवरे देते रहे हैं कि जनाब नून लीग पे एतबार न करना, ये आपको पीछे से थोड़ा घोंपेंगे। जी नून लीग के बहुत सारे लीडर मशवरा दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी आपको लेट डाउन किया था सेनेट के चेयरमैन के हटाने के वक्त पे, और इसी तरह आपको बलूचिस्तान में धक्का दिया था तो आप फिर उनके तो ये बहुत आपको नजर आता है कि नहीं, लेकिन जनरल साहब थोड़ा सा की कमी एक दूसरे पे मौजूद है। अगर आप एतमाद नहीं करते एक दूसरे पे तो तहरीक चलाना आपके लिए लाजमन मुश्किल होगा। और तहरीक चलाने के लिए ये भी जरूरी है कि क्या ये हालात को दुरुस्त कर सकेंगे। आज जो कोरोना की वजह से हालात हैं, अगर लोग बेरोजगार हैं, उनके पास खाने को नहीं है, मुश्किलात हैं, पैसा नहीं, तो ये चीजें क्या ये दूर कर लेंगे? ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलें डॉक्टर साहब, सर एक सेकंड सर रुके, मैं सर यहाँ रुके, मैं वापस आता हूँ आपके पास, मैं वापस आऊँगा आपके पास। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, ये आपके सामने नुक्ता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मेरे पास खबरें भी यही आती हैं कि ट्रस्ट का एक डेफिसिट है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इकट्ठे चल ही नहीं सकते, मिल के कोई एहतजाज जो है उसको शेप अप नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग है, शो ऑफ है। देखिए इमरान साहब, ट्रस्ट डेफिसिट आप इसको नहीं कह सकते। मैं से ये कहूँगा कि हर जमात का अपना एक मंशूर है और जो भी सूरत हाल होती है मुल्क में, मुल्क की सूरत हाल, उसमें हर जमात का अपना एक नुक्ता नज़र होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस वक्त ये असम्बलियाँ मार्ज़ वजूद में आईं, जिस तरीके से आईं, वो भी सारे जानते हैं, आप भी जानते हैं। और उसके बाद सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब का ख्याल ये था कि असम्बलीज़ का बाइकआउट किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, बाइकआउट नहीं, हमें इसी सिस्टम के अंदर रह के इनको एक्सपोज भी करना है और अपना किरदार भी अदा करना है। तो मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया
ठीक है, हम हलफ उठाएंगे। तो ये बात होती है कि ये दो यानी इंतहाई मुतजाद नुक्ता नज़र थे, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन में भी इकट्ठी चल रही है, तो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं, ये अपना अपना एक नुक्ता नज़र है। दूसरी बात ये है जी कि जब ये चीज़ें डॉक्टर तालुबे साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड। पब्लिक आपको कहती है बाहर निकलें, पब्लिक आपको कहती है कि आप एहतजाज करें। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकलना था तो उनको कोई इत्तेहादी नहीं मिला, वो निकल गए थे, वो निकले, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, वो अकेले भी थे तो वो लगे रहे। मैं ये कहता हूं कि PMLN तो बहुत बड़ी पावर है पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। आप लोगों को तो किसी और पार्टी का अलायंस चाहिए ही नहीं। अगर कोई मॉरल सपोर्ट भी साथ हो तो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। लगता है ऐसा है कि ये सब कुछ आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि एक्चुअली आप हुकूमत नहीं गिराना चाह रहे, सिर्फ पॉलिटिकली जिंदा रहना चाह रहे हैं। देखिए, आपके सवाल कम तज्जिया मैं ऐसे कहूंगा, और उसका जवाब मैं ये दूंगा। तगड़े तो सर आप बहुत हैं। नजर की बात की अपना, जी मैंने ये इसलिए अर्ज किया ना कि ये तज्जिया भी है और एक सवाल भी है, लेकिन इसका मैं जवाब ये दूंगा कि जो तरीक़ाकार इख्तियार करना है, ये जो आपने कहा कि एहतजाज करना, और PTI जो एहतजाज करती रही है, हमारा ना PTI वाला कल्चर है, ना PTI के तर्ज सियासत है हमारी। मैं आप पूरी ईमानदारी से, मैं आज प्रोग्राम में बार बार आपको मुखातिब करना पड़ रहा है, पूरी ईमानदारी से बताएं कि पाकिस्तान के अंदर के सियासी कल्चर के अंदर जो बदतहजीबी, गालम गलोच और अदम बर्दाश्त का जो कल्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई है, इससे पहले था क्या? ये गुफ्तगू और ये ज़बान, मैं रियाज फतेहाना साहब को नहीं कह रहा, ये बड़ी मुख्तलिफ शख्सियत हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े मोतबर बैकग्राउंड से हैं और अभी भी वो अपने ये रियाज फतेहाना साहब से करवा लें और बात करते हैं, उन्हीं से पूछवा लें कि क्या चल रहा है उनकी पार्टी में। नहीं, फतेहाना साहब की मजबूरी है, जाहिर है इस वक्त वो PTI के टिकट पे मुंतखब हुए हैं, वो तो कभी भी मेरे बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये बात जानता है। चलो एक सेकंड, ब्रेक ले लें, सारे ब्रेक ले लें। लेकिन जनरल साहब क्या जुमला कह रहे हैं आप, जरा जो कमेंट आप करना चाह रहे हैं कर लें, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। जनरल साहब, PMLN में भी बड़े लोग थे जो बड़ी बड़ी गाली गलोच करते रहे। फैसलाबाद का ग्रुप इनका बड़ा वोकल रहा है और उसने बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बातें करते रहे हैं, बहुत ही बात बड़ी गिरी हुई बातें। तो ये पॉलिटिकल कल्चर है इसको। लेकिन जनरल साहब, होता पता क्या था, मैं आपको अर्ज करता हूं, होता क्या था पहले ना, कुछ पॉलिटिकल लोगों को इस बात का हक होता था कि वो दूसरे को बुरा भला कह सकते हैं, गालम गलोच कर सकते हैं, लेकिन PTI ने ये क्या किया, ये हक सारों को ही दे दिया नीचे तक। अब एक आम सा कारकुन उठता है और वो उठ के सोशल मीडिया पे माँ बहन शुरू कर देता है। एक तो डायनामिक्स भी चेंज हुए ना इसी बीच में, सोशल मीडिया और ये सारी चीजें आई हैं, और लोगों का जो है वो बर्दाश्त भी ऐसा लगता है खत्म हो गई। ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मुझे डॉक्टर साहब आप ही से शुरू करना पड़ेगा। सवाल बड़ा सादा है कि आप मौजूद हैं PMLN में, और बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिन पे नैब का कोई इल्ज़ाम या केस नहीं चल रहा, फिर भी आपने 6 बंदों की टीम बना के दी जो नैब के कानून को तब्दील करेगी, उसमें से 4 बंदे जो हैं वो नैब के मुल्ज़िम हैं। सर फिर कैसे होगा सर, आगे कैसे बढ़ेंगे? आप साफ सुथरे बंदे दे देते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं, वो साफ सुथरे नहीं है, लेकिन बज़ाहिर नजर आता है कि नैब की और उनकी एक लड़ाई चल रही है। तो अगर लड़ाई आपकी चल रही है तो आप कानून साजी करेंगे, मुतनाज़ नहीं होगा सर? इमरान साहब, 2 बातें हैं। जो अपोजिशन के रहनुमाओं के ऊपर नैब के मुकदमात बनाए गए हैं और जो उनका हशर हुआ है, जिस तरह मुख्तलिफ अदालतों के जो फैसले हैं उन्होंने एक्सपोज किया है उस एहतसाब के अमल को जो नैब के ज़रिए हुकूमत अपोजिशन के ख़िलाफ़ कर रही है, वो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट का अभी जो फैसला आया है उसमें जो ऑब्जर्वेशन फैसले में, ये कोई जजेस की वो नहीं होता कि रिमार्क्स हैं अदालत में बैठे हुए, फैसले में जो परखच्चे उड़ाए गए हैं वो आपके सामने है। ठीक है, ये तो एक हकीकत बात है। दूसरी बात, मैं आपके सवाल को दूसरे एंगल से जवाब देता हूँ। फवाद चौधरी साहब का कल मैंने देखा, जनाब के कल उन्होंने फरमाया कि जी ये जो कमेटी से इन लोगों को निकाल देना चाहिए, तो मैं उन्हें ये अर्ज़ करता हूँ कि मेरे भाई, आप कोई ना तो समाजी कारकुन हैं, ना आप तज्जियाकार हैं, यू आर पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाकी हुकूमत हैं। ये मशवरे ना दिया करें, वफाकी काबीना में बैठे, प्राइम मिनिस्टर से बैठें। आप चाहते हैं कि कमेटी दूसरी तरह की बना दें, परवेज खटक को भी निकाल देना चाहिए, परवेज खटक साहब को निकालना चाहिए, अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम एक दिन आया था, उनको निकाल देना चाहिए, निकालना पड़ेगा। बाबर अवान साहब को अगर नैब के साथ प्रॉब्लम है उनको निकाल देना चाहिए, और वो बंदे डालें जिनका नैब के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप मशवरे देने की बजाय, मैंने एक वजीर की बात का जवाब दिया, वजीर को तो बिल्कुल ये कैबिनेट में बात करनी चाहिए। हुकूमत जो है वो इस तरह के मशवरे और ट्वीट करने की बजाय
अगर इंडिपेंडेंट कमेटी बनाना चाहती है बना दे, हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, पीपल्स पार्टी से पूछते हैं। मैं कुंडी साहब, अपने लोग भी फारिग करें। कुंडी साहब, प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में ऐसा के लोगों पे इल्जाम के नैब ज्यादा है, नैब के मुकदमात ज्यादा है, तो उनको भी निकालें, उनको भी देखें। जो साफ बंदे हैं ना वो बहुत सारे, यही तो मैं कह रहा हूं, साफ बंदे बहुत सारे हैं जिनके ऊपर नैब के केसेस है, उनकी तादाद कम है पार्लियामेंट में। मैं यही कह रहा हूं कुंडी साहब के कितना अच्छा और साफ सुथरा लगे अगर जो लोग नैब ज़दा नहीं है या नैब की जिनके साथ दुश्मनी नहीं चल रही, दो तरफा चले, नैब कसूरवार होगा, लेकिन अगर वो लोग कानून साजी के लिए बैठेंगे तो ज्यादा शफाफ और बेहतर नजर आएगा। इमरान साहब, आप भी मुझे बड़ा मतलब है कि मासूमाना साथ सवाल किया। नैब क्या दुश्मनी क्या ये इन लोगों के साथ है? वो तो हुकूमत के कहने पे केसेस बना रही है। नैब के चेयरमैन जब कहे कि मैं हुकूमत के खिलाफ अगर कोई करूं, इनके दुम पे अगर मैं पाऊं रखूं तो हुकूमत ही चली जाएगी। अब फतियान साहब तो एक शरीफ इंसान है, हमारे साथ भी पार्लियामेंट में ये रहे हैं। ये अभी क्योंकि शरीफ आदमी फंस गए हैं पीटीआई में, जो है इनके साथ भी शायद मशवरा न करें। संजीदा लोग हैं, रियाज फतियान जैसे संजीदा सियासतदान पार्लियामेंटेरियन बहुत कम पार्लियामेंट मिलते हैं और पीटीआई में खासकर बहुत कम मिलते हैं। तो अब मुझे पता है कि नैब की अगर आप बात करें तो वज़ीर आज़म भी नैब है, हेलीकॉप्टर केस आज भी वज़ीर आज़म के ऊपर है कि अगर मैं पीटीआई की चार्जशीट लूँ उसमें तो बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं। लेकिन बात यह है, देखें जब आप आज कल बल्कि आप देखें कि वो शाहपुरी साहब ने पार्लियामेंट में एक बहुत लंबी चार्जशीट दे दी कि अपोजिशन ये चाहती है भाई, ये उन्होंने दूसरा तरफ का बयान नहीं सुना, दूसरी तरफ क्या कहा अपोजिशन ने, वो नहीं किया और कह दे कि ये चले। देखिए हमने तो शाह साहब तो अभी अपने मिनिस्ट्री के मुतालिक तो बताते नहीं है, कलभूषण के ऊपर तो जवाब वो नहीं देते हैं कि कलभूषण के साथ वो क्या करने जा रहे हैं। उनके वकील बने हुए हैं, रेमंड डेविस भी उनके दौर में तो बहुत चीख रहे थे, कलभूषण भी चीखें बंद हो गई हैं। अब क्यों बंद हो गई हैं? क्योंकि कलभूषण को राय फनारिश देना चाहते हैं ये लोग। तो ये चीजें जो है ये अब आप देखें नैब, अब मैंने पहले बताया कि नैब, आप मुझे बताएं अभी खुर्शीद शाह साहब 10 महीने से अंदर है, क्या केस है उनके ऊपर? एसेट बेअमीन, बहुत आसान एसेट बेअमीन, क्या उन्होंने अभी तक उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है? नहीं हुआ। हम ये कहते हैं कि आप केसेस बनाते हैं, जमानतें हो जाती हैं। अभी डॉक्टर तारिक ने सुप्रीम कोर्ट की मिसाल दी, आप कल पेशावर हाई कोर्ट का फैसला देख लें, जज की वो देखने को हेल्थ डिपार्टमेंट के भी क्या कहा है कि शख्स बार ओवरसीज में बैठे हुए और वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जज साहब ने कहा, हमने नहीं कहा। लेकिन ये चीजें देखें, जब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, आप जब अब नजर है कि आपके ख्याल में जो अपोजिशन ने बंदे दिए, जो नाम दिए वो ठीक है, आप कहते हैं कि यही नामों के साथ जाना चाहिए, जो नाम अपोजिशन ने दिए चाहे वो नैबज़दा हैं वो ठीक है। ये मेरे पार्टी का प्रोग्राम है, ये हर पार्टी के चेयरमैन का प्रोग्राम है कि जो मेंबर देता है। और एक बात मैं सही करना चाहता हूँ, आपने एक बात की थी पिछली इमरान खान साहब की लॉन्ग में, इमरान खान साहब के साथ कजन तारुल कादरी भी थे, उनके साथ वो उंगली के इशारे पे भी थे, उंगली के इंतजार में भी थे। हम कम से कम ये नहीं कहेंगे कि हम उंगली वालों के इंतजार में और उंगली खड़ी करेंगे और हुकूमत जाएगी। नहीं, लेकिन फजलुर रहमान साहब कह रहे थे, फजलुर रहमान साहब ने ये बार बार कहा था कि इनको लाने वाले जो हैं वो तंग आ चुके हैं और वो हमारे साथ राब्ते में हैं। फजलुर रहमान साहब बहुत दफा ये क्लेम कर चुके हैं, वो आपके इत्तेहादी हैं, तो कोई ना कोई तो राब्ते में होता है। मैं अब फजलुर रहमान साहब के राब्ते तो हैं, वो क्लेम करते रहे। चले जनरल, मैं जनरल साहब के पास जाने से पहले एक मिनट जरा मैं जो है वो बयानियां दोबारा उनसे पूछ लेते हैं। सर, जो आपने कहा वो तो नजर नहीं आ रहा, और शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कमिटमेंट भी की है कि मैं आऊँगा और मिलकर हम सदारत करेंगे इस सारे मामले की। अब नैब वाली कमेटी में अगर मैं सादी चीज़ आपसे पूछूं कि क्या आप एक्सेप्ट करेंगे ऐसी कानून साजी को, या ऐसी कमेटी को आप कैसे मान सकते हैं जिसमें आपके बकौल जिन लोगों को आप कहते हैं कि वो करप्ट हैं, वो बैठ के फैसला करेंगे कि करप्शन के खिलाफ इदारा कैसे बनेगा? आपके ऊपर बड़ा सवाल इसलिए कि आप उनको मलाइन करते हैं, आप कहते हैं वो करप्ट हैं। जी, मैं हेलो जी, आवाज आ रही है सर आपको? रियाज फतियाना साहब, रियाज फतियाना साहब, मेरी आवाज आ रही है? आप सर, आपने से सवाल इतनी मुश्किल से पूछा था, आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सर, जिन बंदों को आप सारी जिंदगी करप्ट कहते रहे और आपने सबको यकीन दिलाया कि ये करप्ट हैं, उनके साथ बैठ के आप करप्शन के खिलाफ एक इदारा जो है जो काम कर रहा है उसकी कानून साजी कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। देखें, गुजारिश ये कि उनको नामजद पीटीआई गवर्नमेंट ने नहीं किया ना, अपोजिशन से कहा गया कि 24 रुकनी स्पेशल कमेटी में अपने नाम दें,
उन्होंने अपने तजर्बाकार लोगों के नाम उन्होंने अपने तजर्बाकार लोगों के नाम दे दिए, इसमें हमारा कसूर तो नहीं ना। हमने तो नहीं कहा कि फ़लाँ को रखें फ़लाँ को ना रखें। हम तो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, अपोजिशन का बहुत एहतराम करते हैं। तभी जब उन्होंने जो नाम भी दिए मजबूरन, तो आपको लगता है ये कमेटी काम करेगी? ये कमेटी काम करेगी? आपको लगता है ये कमेटी सूदमंद साबित होगी? यानी जी कमेटी, जी ठीक है, कमेटी काम करेगी आप कह रहे हैं? देखें ये नैब, देखें मैं अर्ज़ करूं कि हमारी स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस में ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल आया था नैब का, और वो नैब की उस पर हमने डिस्कशन की, और ये 24 तारीख को 24 बरोज़ फ्राइडे हमने ये केस रेफ़र कर दिया स्पेशल कमेटी को जो पार्लियामेंट ने बनाई है, ताकि वो उसको देख कर फाइनल कर सकें, एक प्रपोजल बन सके। क्योंकि हुकूमत के पास अददी अक्सरियत नहीं है सेनेट में, तो हम चाह रहे थे अपोजिशन भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो, तभी हम कानून साजी कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि नैब का जो कानून है वो हमारा बना हुआ नहीं है, नैब की ऑर्गेनाइजेशन हमारी नहीं है, सारे नाम जो ओहदे नामजद हैं वो हमारे नहीं हैं, जो केसेस बने हैं 90% इनके अपने केसेस बने हुए हैं। इसलिए हम तो इस इदारे को खुद मुख्तारी दे चुके हैं और दे रहे हैं, अदालतों का भी एहतराम करते हैं, इनको अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है, हमने वो अदालती फ़ैसले तस्लीम किए हैं। इसलिए अगर कानून बेहतर किया जा सकता है तो इसमें हर्ज भी नहीं है, इसमें कोई सर लेकिन वो जज भी अपने आप को अलग कर लेता है ऐसे केस से जिस केस में कोई ज़ाती नौयत का मामला हो। यहाँ नैब के साथ जंग में है कुछ लोग और वही नैब का कानून बना रहे हैं। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ सर, यानी कॉमन सेंस की बात है, यानी बनाए आप लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक सवाल तो बनता है ना सर। चलें, देखिए गुजारिश ये है कि इस पर चूँकि वज़ीद थी अपोजिशन की, इन लोगों को नामजद करना है हमने अपनी कमेटी में, तो हमने उस फैसले को कबूल किया। जवाब ये दिया गया कि सज़ा याफ्ता नहीं है, सिर्फ मुकदमात हैं, और जो मुकदमात हों मुल्ज़म और मुजरम में फ़र्क होता है, तो क्योंकि इनको अभी सज़ा नहीं हुई, इन पर खिलाफ सर मेरा सवाल ये है कि क्या कोई सर एक मिनट ठहरे सर, मुल्ज़िम का ज़्यादा हसास मामला है, मुल्ज़िम ने उसी जाके प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना केस फेस करना है, वो उस प्लेटफॉर्म को कैसे वैसा बनने देगा कि उसको नुकसान पहुंचे उससे? मुजरिम का तो काम ही खत्म हो गया ना, मुजरिम से तो आप जो मर्जी करवा लें। नवाज शरीफ साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि मैंने भुगत लिया, नायब अब ये भुगते हैं। नहीं वो चंद लोग ही तो सभी नहीं, 24 अफराद बैठे हुए हैं उस कमेटी और 24 में 10 बंदे जो है वो नायब वाले हैं, वो असरअंदाज हाईजैक, तो वो उसको किडनैप तो नहीं कर लेंगे ना, इस कमेटी को सारी जमातों के बड़े, लेकिन ये तारीख का हिस्सा रहेगा। और सर ये आप लोगों का, सर एक मिनट है, तो पीटीआई जिस तब्दीली की और जिन चीजों की बातें करती है वो सिर्फ बातें ही करती है, यानी आपका भी कोई नैब में बिलीव नहीं है, आप भी चाहते हैं तो साफ ना हो और मामला कार्रवाई पे तो हम जी हम इंतकामी कार्रवाई पे यकीन नहीं रखते, हम एहतराम करते हैं, हम खुदा ना खासा किसी को बिला वजह, अगर कोई बेगुनाह है उसको बेगुनाह होना चाहिए, इसमें क्या ठीक है। चलें डॉक्टर साहब, ये जुमला कैसा लगा आपको, इंतकामी कार्रवाई पे यकीन नहीं रखते और अदल इंसाफ की बात? मैं सिर्फ एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो आप सवाल आपने मेरे से भी पूछा और फतियाना साहब से भी पूछा। पहला तो मैंने आपको ये कहा कि हुकूमत अगर फैसला करती है तो जिन पे इल्ज़ाम है, चाहे वो अपोजिशन के हैं चाहे हुकूमत के हैं, दोनों को ज़ाहिर है बिल्कुल निकालना पड़ेगा। दूसरी बात ये है जी कि ये कमेटी जो है ये हतमी कवानीन बना के उसे ऑर्डिनेंस की शक्ल में नहीं लेके आएगी, ये कमेटी का कुल्ली इख्तियार नहीं है, ये तजावीज़ देगी, वो कौमी असम्बली में जाएंगी, स्टैंडिंग कमेटी को भी रेफर होंगी और उसके बाद असम्बली में डिस्कस होंगी, फिर सेनेट को जाएंगी, उसकी जो है वो कानून की जो कायमा कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी उसको जाएंगी। तो ये थॉरो प्रोसेस है जिसके बाद ये सिफारिशात किसी हतमी नतीजे पे पहुंचेंगी और ये बिल पास होगा। चलें, मैं जनरल साहब बगैर रोक टोक के इस पे आप तजिया अपना कर दें। जनरल साहब अपना तजिया कर दें फौरन। जी देखिए बात ये है, अगर आप उन लोगों को निकाल भी दें तो और यानी ऐसे लोग जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं उनको अगर आप शामिल ना भी करें कमेटी में तो फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से कि लीडरशिप के ऊपर जब इल्जाम है, लीडरशिप के ऊपर जब केसेस बने हुए हैं, तो जो कुछ भी कवानीन की प्रपोजल्स आएंगी वो लीडरशिप की अप्रूवल से आएंगी, चुनाचे उसमें कोई फर्क नहीं होगा, वो वही होगी जो उनको सूट करती हैं। अब अगर आप इनका जो प्रपोजल्स दी हैं PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने, मैं अगर वो देखूं, मैंने तफसीलन तो नहीं देखी लेकिन मैंने चंद एक चीजें देखी हैं, तो वो कोई इतनी सॉलिड नहीं नजर आती। वो लगता है कि आप सारे सिस्टम को कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे
तय निश्चित ये है कि जो हम अमेंडमेंट्स दे रहे हैं वो 99 से, जब से ये नैब बना उस दिन से एप्लीकेबल हो। इसका मतलब ये है कि जितने सारे पुराने केसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। फिर आप ये कहते हैं कि अगर करप्शन जो है उसके वॉल्यूम 1 बिलियन तक अगर है तो वो केस नहीं होगा नैब का। यानी 1 बिलियन आजकल आप कह लीजिए कोई रुपए की कोई रकम ही नहीं है, कोई इसकी वैल्यू ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? 1 बिलियन कोई छोटी रकम तो नहीं है। आप कह रहे हैं कि 1 बिलियन का केस ही नहीं होगा। फिर आप ये जन साहब एक चीज और बता दें, जन साहब एक चीज और बता दें, ठीक है, ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर। जन साहब एक चीज और बता दें मुझे, FATF की कानून साजी पाकिस्तान का मसला है और इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, लेकिन देखें अब नैब भी पाकिस्तान का मसला है लेकिन इंटरनल है। अब अपोजिशन इस पे जो है वो ये स्टेटमेंट दे रही है कि FATF कवानीन कैसे पास कराएगी अपोजिशन के बगैर हुकूमत। यानी इस वक्त जब तक कि नैब में आप हमारी बात नहीं मानेंगे, FATF में हम कानून पास नहीं होने देंगे। ये आपको रवैया कैसा लग रहा है? क्विकली मुझे बताएं, फिर मैं बाकियों के सामने ये रखता हूं। देखिए, मुझसे सवाल किया आपने। जी आप ही से। जी देखिए, बात यह है कि FATF जो है वो आपके फुल प्रूफ कवानीन मांगेगी। आप उसमें ये इस तरह के काम नहीं कर सकते जो आपने नैब के लिए तजावीज़ दी हैं, वो चीजें नहीं हो सकेंगी। लेकिन नैब में अगर अपोजिशन की बात नहीं मानेगी हुकूमत, तो फिर अपोजिशन जो है वो FATF के कवानीन में मदद नहीं देगी। उनके बगैर कैसे पास करवाएंगे? ना दे, फिर आपको ऑर्डिनेंस पास करके तो एक्सटेंड करते जाना चाहिए हर 3 महीने के बाद, क्योंकि वो कवानीन जो अगर आप अपोजिशन की वो बातें मान लें जो नैब के हवाले से जिस तरह की दी हुई है, मुझे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ लगी है, तो वो कवानीन आपके FATF तस्लीम नहीं करेगी। वो आप कभी भी ठीक है, एक मिनट सर, रुके एक मिनट। करीम गुंडी साहब, FATF पे तो देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इन मामलात पे पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है, हमेशा से क्लियर है। ये FATF वाला मामला है, इस पे तो आगे बढ़ के आपको कहना चाहिए बाकी सारे काम बाद में करते हैं, आओ इसको कर गुजरें। सर इसके ऊपर अगर आप कंडीशनल करेंगे तो बिल्कुल आप बात ठीक है, लेकिन अगर आप ये हुकूमत संजीदा होती है, हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। अभी 2 साल के पूरे टेन्योर में कभी भी हमने हुकूमत को नहीं देखा कि संजीदगी हो। अब आप हमें बताएं कि जी FATF का इशू आप आखिरी टाइम पे लेके आ गए, कल मोशन का आपने ऑर्डिनेंस पास किया, आखिरी टाइम में पता चला कि आपने कल मोशन का ऑर्डिनेंस किया, उस वक्त आप पार्लियामेंट को और अपोजिशन को बोल नहीं सकते। हम यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं नैब के ऊपर, लेकिन अमजद साहब मुझे भी तो बताया ना कि आपका नेशनल सिक्योरिटी का जो एडवाइजर है जिसने पाकिस्तान के आइन के नीचे हेल्प नहीं लिया, आप वो डिस्कस नहीं करते कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो स्टेक पे है, आपके जो है वो एडवाइजर बने हुए हैं। वो वैसे ये तो कमाल ही किया है इन्होंने, गुंडी साहब ये तो बहुत कमाल किया इन्होंने। बंदा कहां से चुना, कहां से लाके कहां खड़ा कर दिया। अमजद साहब तो मुझसे ज्यादा तजिया निगार भी हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं, और मतलब है कि सिक्योरिटी के हवाले से इनको ज्यादा कंसर्न होना चाहिए। लेकिन ये चीजें देखें, ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। अब हम कहें हुकूमत, ये जो बिल है नैब पे, ये आज का नहीं है, ये काफी अरसे से पेंडिंग पड़े हैं। हुकूमत पे जब कोई चीज आती है तो फिर ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब इसी में मौक़िफ़ दे दें आप अपना। एक तो ये FATF पे गैर मशरूत हमायत करनी चाहिए आपकी, और मुईद यूसुफ वाला मामला जो है वो तो बड़ा साफ है। वो कल तक तो इंडिया के स्टेटमेंट्स बैठ के बाहर गैर मुल्की टीवी चैनल्स को वो इंडिया का मौक़िफ़ बयान करते थे पाकिस्तान के खिलाफ। आज वो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने लगाया हुआ। सर इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात हैं, चाहे वो इंटरनल हैं चाहे वो एक्सटर्नल हैं, उसके साथ किसी भी मामले को मशरूत करना ये मुनासिब नहीं है, और ना अपोजिशन ने किया है, ना मुस्लिम लीग नून करेगी। नैब की तरमीम ये मुल्क का एक दाखिली मामला है, पिछले दौर में भी डिस्कस होता रहा है, अभी भी हो रहा है। हुकूमत की नीयत साफ होगी तो तरमीम हो जाएंगी, लेकिन इसका पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, दिस शुड बी द स्पिरिट। सर जबरदस्त, मैं गवर्नमेंट से इस बारे में सवाल करना चाहता था, आपने सवाल की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि ये स्पिरिट होनी चाहिए पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज की कि हम इसको कंडीशनल नहीं करेंगे, और होनी भी नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान का मामला है। अब आखिरी चीज मैं सिर्फ फतियाना साहब छोटा सा ये बता दें, कल तक जो बंदा बैठ के पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पे इंडियन मौक़िफ़ को हाँ और पाकिस्तान को ना बोलता रहा, आज आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। सर कैसा लगता है आपको? देखें, आप गलबन कुलभूषण की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं मुईद यूसुफ की बात कर रहा हूं। वो कल तक ये कहते थे कि मुंबई अटैक पाकिस्तान इन्वॉल्व, वो कल तक पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बातचीत करते थे गैर मुल्की टीवी चैनल्स पे। आज जो है वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं। काल में न डालें फतियाना साहब को। देखें, ऐसी बात नहीं है, ये तो एक मफरूजा है। सुनवा दूंगा।
सर आपको तो क्लिप मैं व्हाट्सएप करूंगा, टीम है वो सभी सर आपको तो मैं वो क्लिप व्हाट्सएप करूंगा और टीवी पे सुनवाऊंगा भी नहीं, मेरा प्रॉमिस है। सारी टीम मुहब्बे वतन है सर। मैं एक बात कर दूं सर, ये मुहब्बे वतन हो जाते हैं सर, ये सर्टिफिकेट कहां से मिलता है सर, मुझे भी दे दें। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? ये बड़ा बायसे अफसोस है, मैंने कहा ये बड़ा बायसे अफसोस है और बड़ी दुख की बात है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इंडियन मौक़िफ़ की हिमायत की हो, आज वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत करने के लिए हुकूमत। कमाल हो गया सर, कमाल हो गया। ये क्लिप मैं आपको भी भेजूंगा। अब तक इतने अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।